जो अपने आप मतलब जो आपको अपनी श्री से महिमा मंडित कर दे, ऐसा विश्वविद्यालय है हमारा सागर विश्वविद्यालय है। और इस सोच के पीछे चूंकि डॉक्टर गौर की वह विलक्षण सोच थी कि मेरे पास जो शिक्षा है, मेरे पास जो संपत्ति है, वह सरस्वती को सिद्ध करने में लगाई जाएगी। और अगर आपने और हमने सरस्वती को सिद्ध कर लिया तो आप विश्वास कीजिए, दुनिया में प्रसिद्ध तो कोई भी हो सकता है और प्रसिद्ध व्यक्तियों की इतनी कद्र नहीं होती, लेकिन सिद्ध होना बहुत बड़ी बात है। तो वो प्रसिद्धि नहीं, सिद्धि के पक्षधर हुआ करते थे कि एक बार आप सिद्ध हो जाएं तो आप प्रसिद्ध भी हो जाएंगे, लेकिन आप प्रसिद्ध हैं तो आवश्यक नहीं है कि आप सिद्ध हो। तो इसलिए मैं डॉक्टर गौर का ऋणी हूं और इस बात से आनंदित हूं कि आज हम अपने जैसे युवाओं के साथ आज बैठ के हम एक दूसरे के साथ अनुभव साझा करेंगे। तो मैं शुरुआत करूं, मैं इसलिए आया हूं भोपाल से चल के, क्योंकि मैं आपको वो बताना चाहता हूं कि आपको जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब विचार, चिंतन और कर्म से आशुतोष राणा बने। तो मतलब थोड़ा सा जर्नलिस्ट हूं, उसी अंदाज में आपको शुरू करूंगा कि 1980 के दशक का वक्त हिंदुस्तान के नक्शे पे कुछ साल पहले तक पिछड़ा माना जाना वाला बुंदेलखंड, और उस बुंदेलखंड का डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कि विवेकानंद छात्रावास का कमरा नंबर 63। पहला सवाल बहुत ज्वलंत ऐसा सवाल पूछ रहा हूं कि उस विवेकानंद छात्रावास का कमरा नंबर 63 जिसके उस कमरे में एक शख्स 5 साल रहा, लेकिन उस कमरे में कभी ताला नहीं लगा। क्यों? देखिए, मनोज हमारे साथ पढ़े हैं, हम लोग कंटेम्प्रेरी हैं। उसी समय ये रहते थे टैगोर हॉस्टल में और हम रहते थे विवेकानंद हॉस्टल में। उन्होंने पूछा कि मेरे कमरे में कभी 5 साल ताला नहीं लगा। वैसे 5 नहीं 7 साल ताला नहीं लगा। हम 84 से 91 तक यहाँ रहे और 91 में यहाँ से गए। उसके पीछे वजह सिर्फ ये थी कि उसमें जो लुटने योग्य चीज थी वो हम थे और हमेशा बाहर खड़े रहते थे। तो उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं जैसे लूट लिया जाए, और जो व्यक्ति लूटने योग्य चीज हो वह खुद आपके सामने लूटने के लिए तैयार बैठा है, तो उसमें ताला क्या है? तो इसलिए हम उसको खुला छोड़ते थे। प्रोफेसर वाइस चांसलर मैम से अनुरोध करूंगा कि एक सवाल आप शुरू करें ताकि हम सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे। एक्चुअली मैडम की मीटिंग है इसलिए जाना है। बहुत अच्छा लग रहा है आशुतोष जी से बात करके, और बात करके लग रहा है कि इनका सागर से कितना जुड़ाव है, और जो उन्होंने उदाहरण दिए अभी और कुछ यादें पुरानी साझा की हैं, मनोज जी ने भी की। कमरा नंबर 63 नंबर उन्होंने कमरा नंबर लिया और इन्होंने कहा इतने सालों के बाद आप दोनों 63 ही बने हुए हैं। एक होता है 36 और एक होता है 63, तो आज भी ये दोनों 63 ही बने हुए हैं। ये कितने सौभाग्य की बात है। बस एक छोटा सा प्रश्न, क्योंकि इस समय मैं इस विश्वविद्यालय की कुलपति हूँ, आपसे जानना चाहती हूँ कि आज से मुझे लगता है करीब 30 वर्ष आपको हो गए विश्वविद्यालय छोड़े हुए। प्रश्न पूछने से पहले कुछ कहना भी चाहती हूँ कि आज ये जो हम लोग गौर सप्ताह मना रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने एक प्रदर्शनी भी लगाई। मैं जब यहाँ आई तो मुझे जानने की जिज्ञासा हुई कि ये विश्वविद्यालय पहले कैसे लगता था। तो मैंने अपने असिस्टेंट लाइब्रेरियन से, लाइब्रेरी इंचार्ज, इन लोगों से कहा कि कुछ ऐसी तस्वीरें इकट्ठी करो, हमारा विश्वविद्यालय कैसा था। तो वो हमने एक प्रदर्शनी लगाई हुई है। यदि आपको समय हो तो शायद आपकी याद कुछ ताज़ा हो जाए कि कैसा विश्वविद्यालय उस समय था और आज कैसा है। और आपका क्या एक उस समय हर छात्र, हमारे जितने छात्र छात्राएं बैठे हैं, सबके मन में एक सपना है, और एक सपना लेके बच्चा आता है कि मैं इस विश्वविद्यालय से पढ़ के जाऊँगा, मैं ये करूँगा। एक तो उनके एम्बिशन और दूसरी विश्वविद्यालय से अपेक्षाएं। तो उस समय आपकी क्या अपेक्षाएं थी कि इस विश्वविद्यालय में ऐसा हो, तब मुझे यहाँ पढ़ना। जैसे गौर साहब की इच्छा थी कि मैं विश्वविद्यालय खोलूँ, उन्होंने खोल दिया और उन्होंने सारी अपनी जमा पूंजी लगा दी और एक उद्देश्य से वो आगे बढ़े। बहुत सौभाग्य की बात है कि जहाँ एक ये राज्य विश्वविद्यालय था, आज एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बन चुका है। और बहुत अच्छी आपने बात कही एक कि किनको एडमिशन यहाँ पर मिलना चाहिए। इस समय पूरे देश से यहाँ पर लोग आते हैं। तो आपका उस समय क्या सपना था कि विश्वविद्यालय कैसा बने, और आज जब आप इतने वर्षों के बाद यहाँ आए हैं, आपको विश्वविद्यालय कैसा लग रहा है
और गौर साहब को सपनों को पूरा करने के लिए आप क्या और सुझाव देंगे कि जिससे हम इस विश्वविद्यालय को और उत्कृष्ट कर सकें? मेरा ये मानना है मैडम, मेरा ये मानना है कि कोई भी विद्यालय या विश्वविद्यालय इमारतों से नहीं जाना जाता, उस विद्यालय में रहने वाले इंसानों से जाना जाता है। कोई भी व्यक्ति, क्योंकि ये कितना ही सुंदर हमारा शरीर हो, लेकिन अगर इसमें से प्राण निकल जाए तो यह दिव्य शरीर पार्थिव शरीर के रूप में लोगों के सामने रख दिया जाएगा। हो सकता है कि अगर हम बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हों तो हो सकता है 7 दिन तक लोग मुझे मेरे उस पार्थिव शरीर के ऊपर माला पहनाते रहें, लेकिन अंतिम परिणति उसकी ये होगी कि उसको आपको या तो सुपुर्दे खाक करना पड़ेगा या उसको आपको अग्नि संस्कार करना पड़ेगा। मैं ये मान के चलता हूं कि एक लड़के के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में जब मैं यहां आया तो मेरे पास संसार की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। कि जब हम अपने सागर विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में घुसते थे तो हमको लाइब्रेरी में घुसते साथ ही किताबों के प्रति, जो अगर आपकी रुचि भी नहीं है पढ़ने की, तो आपकी वो लाइब्रेरी की बनावट और उसकी किताबें आपको बहुत पुचकार के आह्वान करके बुलाती थी कि जरा कुछ नहीं, पढ़ना नहीं है ना तो निकाल के सिर्फ पन्ने ही पलट लो। तो ये मेरे साथ घटित अनुभव मैं आपको बता रहा हूं। मेरे मन में ये इच्छा होती थी कि यार एक व्यक्ति के रूप में क्या सिर्फ साक्षर मुझे होना है? तो लगता था कि नहीं, आपको मनुष्य में भी आहार निद्रा भय मैथुन होते हैं और पशुओं में भी आहार निद्रा भय मैथुन होते हैं, लेकिन क्या अंतर है कि पशु रह जाता है और हम पशुपति हो जाते हैं। तो वो कौन सी चीज थी? वो नैतिकता थी। तो साहित्य संगीत कला विहीनों साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनों वाली जो बात थी, तो हमको लगता था कि यार अपने इस चैतन्य को, अपनी इस चेतना को साहित्यिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, नाट्य गतिविधियों के माध्यम से मुझे संपन्न करना है। तो इसके अंदर का जो कलाकार है उसको करना है। तो हमारे पास यहाँ का ऑडियो विजुअल डिपार्टमेंट था, हम लोग टहलते हुए चले जाते थे। लेकिन डॉक्टर विष्णु पाठक इतने इनवाइटिंग व्यक्ति थे, राकेश भाई वहीं हम लोग सब साथ में रहे हैं, इतने इनवाइटिंग व्यक्ति थे कि अगर तुम उनके डिपार्टमेंट के बाहर खड़े भी हो, टहल भी रहे हो, तो वो धीरे धीरे वो आपके अंदर वो एक ऐसी ललक जगाते थे कि आप उसके अंदर पहुंच जाते थे और अंदर पहुंचने के बाद आप उन नाट्य गतिविधियों का हिस्सा बन जाते थे। और डॉक्टर विष्णु पाठक ने सागर विश्वविद्यालय की रेपुटेशन को पूरे भारतवर्ष में इतना ऊंचा उठाया हुआ था कि हम लोगों ने 36 साल नेशनल फेस्टिवल जीते हुए हैं ये कल्चरल उसमें लगातार। तो हमें राष्ट्रीय स्तर पर हमको ऐसे ऐसे मंच होते थे, तो हमारे मन में एक इच्छा होती थी कि यार घाटरवारा से सागर तो आ गए, लेकिन अगर ऑडियो विजुअल डिपार्टमेंट में हम रहेंगे तो हमको अब सागर के अलावा यहां से दिल्ली हो, मुंबई हो, उदयपुर हो, जयपुर हो, गोवा हो या कलकत्ता हो, जहां पर भी यूथ फेस्टिवल होते थे, तो हमको वहां पे जाने का अवसर, अगर हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो डॉक्टर विष्णु पाठक जो हैं उनके संपर्क में आने के बाद हम इस मंच के माध्यम से विश्वविद्यालय हमको देश दुनिया दिखाएगा और हमें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगा। तो हमको वो डिपार्टमेंट मिला। फिर हमको लगता था कि नहीं यार, अकेला इससे काम नहीं चलेगा, एनसीसी और एनएसएस जैसी चीजों में आपको होना चाहिए। तो हमारे पास एनएसएस जैसी चीज थी और हमने प्रयास किया कि यार अकेला आप विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट करते हैं प्रदेश में, इसमें तो मन नहीं भरेगा। तो क्या कर रहे हैं यार, आप विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट करें प्रदेश में, और प्रदेश के रिप्रेजेंटेटिव बनके अगर आप 26 जनवरी की रिपब्लिक डे परेड में दिल्ली में रिप्रेजेंट कर पाए उस परेड में, तो आपको, तो वो मुझे सागर विश्वविद्यालय ने वो तमाम चीजें दी। फिर ऐसे ऐसे फितरती प्रोफेसर्स कि आप वो हैं तो प्रोफेसर फिजिक्स के,
लेकिन आप उनके साथ अगर चर्चा कर लें तो वो आपसे विज्ञान की बात तो छोड़ दीजिए, वो ज्ञान और ध्यान, अभिमान, वो तमाम बातें वो करते थे और आपको वो इंजेक्ट ही नहीं एडुकेट करते थे। वो कभी भी आपको प्रेरित नहीं करते थे कि किसी और के जैसा बनिए, वो आपको ये प्रेरित करते थे कि तुम स्वयं के जैसे बनो। तभी कहीं इतने वर्षों के बाद जब डॉक्टर सुरेश आचार्य जी को मैं यहाँ बैठे देखता हूं तो मेरी तरुणाई अपने आप में जागृत होती है और मुझे पूरा विश्वास है कि सुरेश भाई साहब की भी तरुणाई पैदा हो गई हुई है भाई साहब होते बैठे बैठे हमसे मिलके। जब हम मान तो मैंने इस विश्वविद्यालय के अंदर जब हम यहाँ के अब लड़के थे तो स्वाभाविक है कि थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं के प्रति भी होता ही है, नहीं होता है कि नहीं होता? क्योंकि आप जो लाइब्रेरी की तारीफ कर रहे हैं, अरे यार, और लाइब्रेरी उसी के लिए जानी जाती है। देखिए लाइब्रेरी तो जानी जाती थी सरस्वती जी के लिए जो वांग्मय स्वरूप हैं, लेकिन कुछ मनोज जैसे लोग भी थे जो सरस्वती के लिए ही वहां जाते थे। तो अब जब हम घूमने जाते थे तो हमारा जो कैंपस है मैडम, आप अब तो वो आपका कैंपस है जहां पे प्रोफेसर्स रहते थे, अगर आप देखेंगे तो इतना खूबसूरत था कि शहर के लोग भी यदा कदा उस कैंपस में घूमने के लिए आ जाते थे और आज भी आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे ग्राउंड भी है, वहां पे बहुत अच्छी अब मुझे पता नहीं कैसी स्थितियां हैं, लेकिन वहां पे वृक्ष वगैरह, फुलवारियां, ये तमाम चीजें हुआ करती थी। और फिर जहां हमारी विश्वविद्यालय की बिल्डिंगें खत्म होती थी, एक बड़ा बिल्कुल सरकारी गेट जैसा लगा होता था कि अगर जब आप गेट के अंदर होते हैं तो अपने आप सिस्टमैटिक हो जाते हैं, अनुशासित हो जाते हैं। तो वैसा वाला कैंपस हुआ करता था। फिर जब हम पढ़ते थे तो उस समय दो हॉस्टल हुआ करते थे, टैगोर और विवेकानंद, और एक और छात्रावास था कबीर। बाकी के विद्यार्थी ईएलसी नाम का एक हॉस्टल, यही अपन सभागार से पीछे जाएंगे तो आगे जाके एक हॉस्टल था, लेकिन वो प्राइवेट हॉस्टल हुआ करता था। तो मन में ये लगता था कि यार एक आध हॉस्टल और होना चाहिए। सॉरी एक मिनट, निवेदिता हॉस्टल भी था। अरे यार अब गर्ल्स हॉस्टल की बात हो गई ना कैंपस में, हो गई। देखिए मैं कैंपस के उस छोर से बात करके निकल भी गया, लेकिन मनोज अभी भी वहीं खड़े हैं। मतलब आप देख सकते हैं, ये पत्रकारिता की बात है। तो मन में इच्छा हुआ करती थी कि एक आध हॉस्टल और हो। तो हमारे ही समय में ईएलसी अपना 4th हॉस्टल के नाम से एक नया हॉस्टल बना, जिसमें रमन हॉस्टल, ईएलसी नहीं रमन हॉस्टल बना, जिसमें कौन बोले फार्मेसी के विद्यार्थियों के लिए अलॉट किया जाता था, वो एमबीए के विद्यार्थियों के लिए अलॉट किया जाता था, वो एमटेक जो जियोलॉजी से कर रहे थे उनके लिए अलॉट किया जाता था। तो वो वैसा वाला। तो अब पता लगा कि अगर रमन हॉस्टल के किसी मित्रों के साथ आपकी मित्रता है तो आप बीए करते हुए भी एमटेक का रुतबा बाहर की यूनिवर्सिटी में प्राप्त करते थे कि यार भैया पढ़ा लिखा आदमी है, तभी ये फार्मेसी वालों के साथ, जियोलॉजी वालों के साथ या एमबीए वालों के साथ इनकी मित्रता है। तो ये तमाम चीजें हमने देखी हैं मैडम, और मैं ये मान के चलता हूँ कि आप चूंकि इसके पहले भी कई विश्वविद्यालयों में आप कुलपति के पद पर रही हैं, तो निश्चित रूप से डॉक्टर गौर का जो सपना है और यहाँ के विद्यार्थियों का सपना है, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि यहां से निकलने वाला प्रत्येक विद्यार्थी सिर्फ विद्यार्थी नहीं, अपने आप में पूरा का पूरा विश्वविद्यालय हो जाए। ऐसी वाली व्यवस्था अगर आप इन बच्चों के अंदर पैदा करें तो मैं ये मान के चलता हूं कि सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। और हम भी यही मान के चलते हैं कि हमसे आप लोगों के मान में कभी भी किसी किस्म का खलल ना हो, और आप जब आगे जाएं, बड़े हों, तो आप ये कह सकें कि नहीं, हम वी बिलोंग टू सेम यूनिवर्सिटी, दैट इज सागर यूनिवर्सिटी। ये वहाँ के ग्रेजुएट हैं आज से 30 साल पहले के, और हम आज 30 साल बाद के ग्रेजुएट हैं। लेकिन हमारे अंदर हमारा जो रिश्ता है वो खून का रिश्ता नहीं है, रक्त का रिश्ता नहीं है। हमारा जो रिश्ता है वो विश्वविद्यालय का रिश्ता है, संकल्प का रिश्ता है, विचार का रिश्ता है, अध्ययन का रिश्ता है, पाठ्यक्रम का रिश्ता है। तो ये हमारे और आपके बीच में, तो ये हमारी भी प्रार्थना रहती है।
मुझे पूरा विश्वास है कि आप निश्चित रूप से, मुझे नहीं पता कि ऑडियो विजुअल डिपार्टमेंट की अभी क्या स्थिति है, ललित मोहन साहब उस समय, ललित भाई साहब, हम लोगों मतलब भाई साहब, तो एक अच्छी व्यवस्था थी। उस समय हम प्रोफेसर्स को भी भाई साहब कह देते थे और उसमें भाई प्रोफेसर्स को बड़ा अच्छा लगता था कि उनसे छोटे विद्यार्थी उनके साथ भाई साहब का रिश्ता, सर वाला रिश्ता हम लोगों को, मुझे नहीं लगता कि लंबे समय तक हमको और आपको करना पड़ा हो। एक आध दो ही सर हुआ करते थे, बाकी सब हमारे भाई साहब हुआ करते थे, चाहे फिर वो बैद्यनाथ शर्मा जी हों, भाई साहब हों, तो चाहे बद्री भाई साहब को ले चुका हूँ मैं नाम, केवल भाई साहब हों, तो मैं ये मान के चलता हूँ। और बाकी आपकी अगर मुझसे कोई अपेक्षाएं हो सागर विश्वविद्यालय से संबंधित तो निसंकोच आप हमें बताइएगा, हम अपनी हर संभव जो हमसे क्षमता होगी हम अपनी पूरी क्षमता पर हम पूरा काम करेंगे। लेकिन एक और प्रार्थना है कि अगर सागर विश्वविद्यालय एक फिल्म इंस्टीट्यूट, एक फिल्म ट्रेनिंग केंद्र यहां पर स्थापित कर दे FTII के जैसा, तो ये बुंदेलखंड और ये आसपास के तमाम क्षेत्रों के लिए, कि जैसे हम जैसे बच्चों को दिल्ली जाना पड़ता है, गाडरवारत के लोगों को, हम जैसे लोगों को पुणे जाना पड़ता है और हम वहां से दक्ष होके आते हैं और अपनी शिक्षा की व्यवस्था, फिर हमारी प्रदर्शन स्थली मुंबई है, तो अगर यहाँ के उन तमाम बच्चों को एक ऐसा कोई परिष्कृत विद्यालय यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही फिल्म थिएटर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एक 3 साल का डिग्री कोर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन वाला कोर्स अगर आप शुरू कर सकें तो मुझे लगता है कि ये बड़े आनंद का विषय होगा। आपका सुझाव बहुत अच्छा है और जहां हम लोग पिछले वर्ष भी, इस साल भी हम लोगों ने नए नए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। We take in your suggestion and we will definitely try to include it. Thank you so Thank much. you very much. Thank you. Thank you. थैंक यू। क्योंकि मैं एक छोटा सा, मैं आप लोगों से भी, मैं बिहारी है, एक सवाल पूछ रहा हूँ। आप लोग पढ़ाई करने के बाद इम्तिहान के वक्त में रिवीजन करते हो? करते हो? मन में करते हो कि बोल बोल के करते हो? जब हम लोग पढ़ते थे तो बोल बोल के करने का कंपल्शन होता था। जैसा कि अभी आप लोगों ने देख लिया, हाँ, ये वाला सवाल, ये जब हम लोग पढ़ते थे तो बहुत तेज बोल के, आपने अपनी पढ़ाई कर ली, आपने अपने इम्तिहान के लिए तैयार बैठे हो, कल आपको पेपर देना है और रात को आपके कमरे में कोई आए और वो कहे तैयारी हो गई? हाँ हो गई। रिवीजन करना है क्या अभी? हाँ एक बार करना है थोड़ा सा। कि मतलब आप क्यों लोगों को रिवीजन करने के लिए, अगले दिन पेपर है? देखिए, मेरा जो पूरा काम सागर विश्वविद्यालय में चला है, मैं बहुत अच्छे से पास होते हुए चला गया हूँ यहाँ से, तो उसके पीछे क्या होता था कि मुझे लगता था कि यार किताबों के पीछे अगर आप अधिक समय खर्च करेंगे तो फिर अन्य काम आप कब करेंगे? तो हमने छांटे हुए थे बड़े मेधावी विद्यार्थी, ठीक है, और हमको लगता था मनोज मेधावी विद्यार्थियों में से एक हुआ करते थे, ब्रजेश राजपूत मेधावी विद्यार्थियों में से एक हुआ करते थे, और हम इनसे बिल्कुल अच्छी दोस्ती रखते थे, इनके सुख दुख के साथी होते थे, और ये हमें पता था कि नोट्स भी बना रहे हैं, प्रैक्टिकल की भी तैयारी कर रहे हैं, ये पढ़ भी रहे हैं। ये संसार में पूरी चौपाल है, आज चौपाल लगी है टपरा वाली। तो करें आगे की बात। तो अब हम अपने पढ़ रहे हैं, हमको ये भरोसा होता था कि मनोज हैं, ब्रजेश हैं, इन्होंने पूरी तैयारी की होगी। अब अगले दिन परीक्षा है, पेपर है, एग्जाम फाइनल, तो हम रात में इनके पास जाते थे और इनसे पूछते थे कि तैयारी सब हो गई? बोले हाँ हो गई। तो हम इनसे कहते थे कि यार तुम जोर से पढ़ दो, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा और हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ये अपना जोर से पढ़ते थे, इनका रिवीजन, हम इनका तब भी सहयोग ही करते थे रिवीजन करवा के।
वो एक अलग बात है कि इनके रिवीजन में हमारी प्रिपरेशन होती थी और हम कहते थे कि जोर से पढ़ लो, और अगले दिन हम पेपर देने जाते थे और रिजल्ट आता था तो एक आध नंबर कहो कभी हमको ज्यादा हो जाता था या इनको ज्यादा हो जाता था। तो मेरा ये मानना है कि शिक्षा में सफलता के लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है कि आपकी श्रवण शक्ति बहुत तीव्र होनी चाहिए। श्रवण शक्ति मतलब सिर्फ सुनना नहीं, ऐसी तो 50 बातें चल रही हैं, कान का काम ही है, कान तो सुनेगा ही, बाहर पता लगा फटाका फूट रहा है उसको भी आवाज आपको आ रही है। श्रवण शक्ति का मतलब होता है जो कहा गया है उससे अच्छे तरीके से चित्त और चरित्र चिंतन के माध्यम से उसको पूरी तरीके से समझते हो सुनना। तो हमारे अंदर ये मानना था कि हमको कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे भारतवर्ष की जो शिक्षा पद्धति है वो श्रुतियों पर आधारित है। हम ये मान के चलते थे कि हमारे बुजुर्ग जो हमसे कहीं अधिक परिष्कृत लोग थे, इन्होंने श्रुति को इतना महत्व क्यों दिया। तो हमको लगता था कि अगर श्रुति आपकी अच्छी है, श्रवण शक्ति आपकी अच्छी है, तो आप ये विश्वास मान के चलिए कि आपकी स्मरण शक्ति भी अच्छी रहेगी, आपकी दृश्य शक्ति भी अच्छी रहेगी, और आप फिर जो भी चीज करेंगे वो पूरे होशो हवास के साथ करेंगे। हमने इसको ऐसे जोड़ा कि आपने और हमने, अब तो नहीं, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे स्कूल में तो गुरुजी अगर कोई गलती हुई तो हमारे कान उमीट दिए जाते थे, या कान के पीछे कंकड़ फंसा के यों कर दिया जाता था और हमको अपार पीड़ा होती थी। लेकिन उसका रहस्य हमको तब समझ में आया कि कान जो होते हैं वो स्टार्टर का काम करते हैं, इसका संबंध हमारे मस्तिष्क की उन स्नायुओं से होता है। तभी हमारे यहाँ कर्ण छेदन जैसे संस्कार को लोग करते हैं कि कान छेद दो तो बच्चे की स्मरण शक्ति या उसके अंदर जो सुप्त पड़ी जो उसकी मस्तिष्क की प्रक्रियाएं हैं, क्षमताएं हैं, वो जागृत हो जाएंगी। तो इसलिए कान उमेटे जाते थे। और फिर अगर आपके कान, सांप लहरा के क्यों चलता है? क्योंकि वो सुन ही नहीं पाता, उसके कान ही नहीं होते। और हम लोग सीधे क्यों चलते हैं? क्योंकि हमारे ये संतुलन का काम, हमारे पैर हमारा संतुलन नहीं बनाते रहते हैं, हमारे कान हमारा संतुलन बना के रखते हैं। अगर आपके कान के पर्दे भरे हों तो आप देखना, आप उनको सीधे चल के बता दो या सीधे खड़े रह के बता दो, आपको अजीब सी दिक्कत होती रहेगी। अगर कान के पर्दे आपके सूजे हुए हों तो आप लहराने लगते हैं। तो हमारा ये, इसलिए लोगों ने कहा है कि व्यक्ति के दांत खट्टे नहीं होने चाहिए और कान कच्चे नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, कान का पक्का होना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि अगर हमें कोई बुला रहा है तो सबसे पहले क्या मुड़ेगा? आवाज कहां पड़ेगी? आशुतोष, तो आपके कानों ने सुना आपको और आप पलट के गए। तो पूरी की पूरी दुनिया, हमको लगता है कि हम आंखों से चलते हैं लेकिन हम कानों से चलते हैं। हमको लगता है कि हम आंखों से देखते हैं लेकिन हम कानों से देखते हैं। हमको लगता है, तो ये पूरी की पूरी जो चीज है वो श्रुति के ऊपर आधारित होती है। इसलिए हम कहते थे कि तुम्हारी प्रिपरेशन हो रही है भैया, और मतलब तुम्हारा रिवीजन हो रहा है और हमारा प्रिपरेशन हो जाए। तो हमने अपनी श्रवण शक्ति को, और आपसे भी मैं यही कहूंगा कि अब से जब भी कभी कुछ चीज सुनना, तो सिर्फ सुनना नहीं, उसे श्रवण करना, उसको पूरी आत्मा से सुनना। फिर आपको वो परीक्षा के लिए नहीं पढ़नी पड़ेगी। वो जो कुछ भी आप पढ़ेंगे या सुनेंगे वो आप जीवन के लिए धारण कर लेंगे। और शिक्षा का महत्व तब है जब से उसका संबंध परीक्षा से ना हो, जीवन की शिक्षा से हो, वो आपके और हमारे जीवन में काम आए। और अगर वो कोई शिक्षा हमारे और आपके जीवन में काम नहीं आ रही तो फिर वह सिर्फ साक्षरता होती है। हम हॉस्टल में जब रहते थे तो उस समय साथ रहते समय हमें आशुतोष राणा जी अच्छे लगते थे। उसके बाद गोकुल पंडित, दुश्मन, संघर्ष, सबका आपको पता है। जब दोस्त कामयाब होता है तो और अच्छे लगने लगे। फिर मौन मुस्कान की मां, रामराज और अच्छे लगने लगे। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, आशुतोष राणा की शख्सियत की सबसे बड़ी खूबी है चिंतन, आध्यात्मिक चिंतन, जो आजकल जो वो करते हैं। आप लोग भी लगातार फेसबुक पे या तमाम सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे। मेरा आपसे एक सवाल है, हॉस्टल के उन दिनों में, विश्वविद्यालय में गुजारे उन दिनों में,
क्या आपकी इस आध्यात्मिक चिंतन की भी बुनियाद रखी गई थी? क्योंकि उस समय हमें तो समझ में नहीं आया। देखिए क्या होता है कि आध्यात्मिकता जो होती है वो हमारी और आपके सबके जीवन की जड़ है, और बाकी की जितना भी जो होता है वो सब उस वृक्ष के तने हैं, फल हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं। तो हर अब आप देखेंगे तो आपको वृक्षों के तने, पत्ते, फल सब दिखाई देंगे, लेकिन आपको उसकी जड़ें कभी दिखाई नहीं देंगी। तो ये बिल्कुल वैसा ही होता है। तो आप ये कहें कि सागर विश्वविद्यालय में हमको आपकी वो चीज दिखाई नहीं दी, वो चीज कैसे ललित भैया? प्रणाम। कैसे हैं ललित भैया? आ गए। क्योंकि हम लोग देखते थे आईने के सामने घंटों खड़े हैं, अपने आप से बातें कर रहे हैं। वो अपने आप से बातें करते थे। हाँ नहीं, हम आईने के सामने खड़े होके अपने आप को देख रहे, क्योंकि हमारा ये मानना होता था कि कोई आपको देख के आप में दोष निकाले तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर आलोचक दृष्टि डाल देनी चाहिए। इसलिए हम घंटों आईने के सामने बिठाल कर अपने गुणों को ही नहीं, अपने उन दोषों को भी चिन्हित करते रहने का प्रयास करते थे, ताकि इसलिए अगर आपने देखा होगा कि हमको रोका बहुत से लोगों ने है, लेकिन टोका बिल्कुल किसी ने नहीं है। इसका कारण ये है कि उनको ये पता होता था कि इनको रोक जरूर दो, लेकिन उनको टोको मत। बुंदेलखंडी की पूरी समझ, पूरी कहा, पूरा बता दो, पूरी कविता। कौन सी वाली? रोको, पको मत, बोलो। मतलब अपने हमारे थे, जब हम थे सागर में रहते तो हमारे एक बहुत पुराने मित्र थे। हमारी उम्र थी 16.5-17 साल में हम यहाँ हॉस्टल में आ गए थे, और हमारे जो मित्र थे उनका नाम था ज्ञानी गुरु। उनको पूरी दुनिया ज्ञानी गुरु के नाम से जानती थी। तो यहां पे सागर में एक जगह है तीन बत्ती, जानते हैं? तो तीन बत्ती की बनावट बड़ी कमाल की है। मतलब तीन बत्ती के खड्ड में अगर आपको उतरने हैं तो मतलब आप एक तरफ से आप कोतवाली की घटिया से उतरो तो तीन बत्ती के खड्डा में गिर हो, और परकोटा की घटिया से उतरो तो तीन बत्ती के खड्डा में गिर हो, और बाकी बात बस सीधी चली जाते हैं कटरा बाजार की तरफ। हम थोड़ी बहुत बुंदेली बोल रहे हैं यहाँ पे, समझने वाले हैं ना? समझने वाले हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं, क्योंकि जब हम पढ़ते थे तब तो बुंदेलखंड के बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन अब आप लोग केंद्रीय विश्वविद्यालय के लोग हो गए, तो हमको हल्का सा हम सिर्फ संभल के बोल रहे हैं, क्योंकि अब पूरे देश के ही लोग यहाँ पे होंगे। तो हमारे एक दोस्त थे, हमारी पहली मित्रता उनसे हुई वहां पे। उनका नाम था ज्ञानी गुरु। हम 16.5-17 साल के, ज्ञानी गुरु की उम्र उस समय होगी तकरीबन 55 साल के आसपास। ललित भैया जानते हैं, ललित भैया से थोड़ा, ललित भैया नीचे रहते थे, वो और मछरियाई की तरफ वो रहते थे ज्ञानी गुरु। और बिल्कुल एकदम जैसे आप टाटड़िया, बिल्कुल एकदम आप बिल्कुल दुबले पतले आदमी, 4 फीट 11 इंच का शरीर, और बिल्कुल कमान के माफक अंदर घुसे हुए गुरु ऐसे। मतलब अगर आप उनकी नाक के पास अगर एक सरल रेखा में लंब बनाते हुए अगर एक तार गिरा दें तो वो सीधे उनके इधर से टकराते हुए उनके अंगूठे के अगले चरणों में टकराएगा। मतलब वो धनुष की कमान टाइप के वो ऐसे थे, और बिल्कुल अंदर के दोनों गालें एक दूसरे से, गुरु के इस गाल को ऐसा लगता था कि खड्डा गुरु का इस तरफ का गाल खींच रहा है, बिल्कुल अंदर घुसे हुए थे। और वो पान की दुकान पे बैठे रहते थे, और हम जब पहुंचे तो पहली बार हमने कहा भाई शहर का जायजा लेने के लिए सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए? उस स्थान पर जाना चाहिए, वैसा स्थान जहां से बड़ी बड़ी विभूतियां निकली हों, जो सर्वाधिक प्रसिद्ध हो। तो तीन बत्ती आते ही साथ हमको लगा कि तीन बत्ती स्थान है, वहां पे लोग खड़े रहते हैं, साहब वहां चलना चाहिए। तो मैं अपने वहां पे पहुंचा, मैंने कहा वहां पे क्या देखा? तो पान की दुकान भी है, तो वहां मिठाई की दुकान भी है, वहां पे कपड़ा की दुकान भी है, वहां पे अपने दवाइयों की दुकान भी, फिर एक बंदूक वालों की दुकान थी। मतलब ऐसे उसको अगर आप देखेंगे तो जब हम एक पान की दुकान पे हम खड़े हो गए, डॉक्टर गौर की प्रतिमा के ठीक पीछे वो पान की दुकान हुआ करती थी, अभी है? नंदू अभी भी है, होता ही है। हाँ, तो उधर पे खड़े होती थी। उधर पे एक, मतलब आप ये मान के चलें कि ये जो रखो ना, तो जाको एक आधो अगर अपन करते तो इतो मोटो पथरा बीच में से टूटो भाव, उते पे धरो, उते पे गुरु अपने टाटड़िया से बैठे, नंदू अपने पान लगा रहे बैठे। हम जैसे ही उस दुकान पे पहुंचे
तो गुरु की अंदर घुसी हुई 2 आंखें और हमारी बाहर निकली हुई 2 आंखें टकरा के 4 हो गई। टकरा के जब 4 हुई दोनों की, तो गुरु ताड़ गए कि जो नया पंछी आया। तो गुरु ने हमसे पूछे कि काय नए आए हो? अब मैं 16, 17 साल का लड़का, मैंने कहा कि भैया अनजाने घाट पे और अपरिचित घाट पे बिना जाने समझे नहीं बैठना चाहिए। तो हमने कुछ जवाब नहीं दिया, हम यूं खड़े रहे। तो हमने सिर्फ बिना बोले उनको कि अपने आप को हम नया क्यों बताएं, अगर नए बताएंगे तो लुट जाएंगे। तो हमने इशारे से ही उनको ऐसे किया। तो गुरु ने ऐसे देखा, बोले कि यूनिवर्सिटी आए हो? तो हमने मुंडी नहीं हिलाई क्योंकि झूठ नहीं बोल पा रहे थे हम। हमने यूं किया और हम ऐसे ऊपर की तरफ देखने लगे। तो बोले पान खावे आए हो? हमने, अब वो मुंह से पूछ रहे हैं और मैं उनको निःशब्द जवाब दे रहा हूं कि अरे तो मौसा गूंगा है कभी, मौसा का नहीं बोलता है, नंदी घाई मुंह हिला रहा हूं, ऐसे ऐसे कर रहा हूं, ऐसे ऐसे कर रहा हूं, मौसा बोल। तो हमने कहा हाँ पान खावे आए। बोले इनको बताओ नंदू हमारे बारे में। बोले बताओ। बोले हम अपने जमाने के बहुत बड़े पहलवान आते समझे। और उन्होंने जितने पहलवानों के नाम बताए वो उस समय ऑलमोस्ट मध्य प्रदेश केसरी और ऐसी वाली स्थिति में थे और बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम बता रहे थे गुरु। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मेरी आंख में उनको अपने इस कथन के ऊपर अविश्वास दिखाई दिया गुरु को। अब जब कोई गप्पी आदमी हो और उसको पता लग जाए कि सामने वाले को उसकी सुनाई गई बात गप दिखाई दे रही है तो बहुत तड़बड़ाता है अंदर। तो बोले कि तुम जो हमारे शरीर पे न जाओ समझे। अगर तुम जो सोच रहे कि हमारा शरीर ऐसा होगा तो बोले चक्रा घाट, सागर में चक्रा घाट भी बोले चक्रा घाट, लुगाइयों का घाट समझे। कहते स्पेशली लुगाइयों के लाने को घाट फिक्स तो हम वहां रोज सुबह सुबह सफरने जाया करें तो हमारा बदन ईंग घाई चल गया तो लुगाइयों की हाय लग रहा का हालत हाय हो गई समझे। तो उन्होंने उसका तर्क भी दिया उन्होंने। और वो तर्क ऐसा था कि मतलब इसको आप विज्ञान भी नहीं काट सकता क्योंकि अज्ञान का तर्क है कि हाय लग लग के उनके ईंगुर घाई चलकता हुआ बदन और जस्टिफाई उनको करना है कि वो अपने जमाने के बहुत बड़े पहलवान थे। तो हमारी उनकी ये बात सुन के हमारी हल्की सी हम थोड़े रिलैक्स हुए और हम हंसे। हमको हंसता देख के उनको भी लगा कि अब मामला आइस जो है वो पिघल चुकी है, बर्फ पिघल चुका है। तो अब उन्होंने संवाद स्थापित करना शुरू किया। वो हमारे पहले मित्र थे सागर शहर के और उन्होंने बताया कि बोले अच्छा करो कि तुम यूनिवर्सिटी आ गए तो वहां में देखत दिखात में बड़े ठीक ठाक आदमी लग रहे हो। बेटा यूनिवर्सिटी की पढ़ाई काम करे चाहे न करे, मनो 3 बत्ती को जो खड्डा तो वह जिंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा करने वाले जो हमें दिखा रही है। बोले बेटा अब इतने से 2 रास्ता है कि तुम्हें इतने पे बातों वाले भी मिल जाए, बातों के भूत भी मिल जाए और लातों के भूत भी मिल जाए समझे। तो बोले अब जब तुम्हारे ऊपर है कि तुम इतने से चाहो तो जो एक रास्ता इतने से कोतवाली की तरफ भी जाता बेटा और एक रास्ता परकोटा की तरफ भी जाता। परकोटा समझ रहे, परकोटा मतलब राजकाज। तो इतने से आदमी राजकाज में भी बढ़े और इतने से आदमी पुलिस वालों की तरफ भी है गुंडागर्दी में आज की तारीख में ध्यान दे। तो अब जब तुम्हारे ऊपर हो जो नीचे को रास्ता तुम देख रहे है, जो व्यापारियों की मंडी होता है कमाने जाना है इनके पास तो सिवाय खंजरी बजाने के अलावा और कोई काम नहीं है समझे बेटा। जैसे सिंहासन बत्तीसी का साहित्य में महत्व है वैसे सागर में 3 बत्ती का महत्व है बेटा। इतने पे तुम फास्ट वाले के चक्कर में न पड़ी हो, वो पिटत कम है या ठीक है मनो उसका कैरियर लंबा होता है। बोले इतना तो तुम गुगली मारो, गुगली डालना सीखो। बोले पेट मनो बिकट ज्यादा मैंने और लंबे चलो। तो बोले बेटा इतने पे तमाम जो चीजें हैं और हम तुमको एक सूत्र बता रहे हैं। वो सूत्र है सो कि बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत, देखो भालो तको मत और खेलो कूदो थको मत। तो ये मुझे बताया गया था तो
ये आप कह रहे थे कि इसको पूरा सुना दें, तो पूरा सुनाने के पीछे ये पूरी दास्तान है। कौन कब कहाँ आपको जीवन के वो सूत्र दे जाता है, और ये शहर सचमुच में अपने नाम को चरितार्थ करता है। क्यों? क्योंकि सागर ही होता है जहाँ के तल में आपको माणिक, हीरे, जवाहरात, जीवन उपयोगी वो तमाम चीज़ें, लेकिन वो उन्हीं लोगों को प्राप्त होती हैं जो गोताखोर होते हैं, या उसमें साहस, उसके तल में जाने का साहस उनके अंदर पैदा होता है। अन्यथा आप अगर ऊपर ऊपर घूमेंगे तो आपको सिर्फ उसका पानी खारा दिखाई देगा और आपको लगेगा कि ये तो खारा है साहब, इसलिए तो पीने योग्य ना, इससे तो हमारी तृष्णा बुझती नहीं है, इससे हमारी तृष्णा समाप्त नहीं होती है। तो आप ऊपर ऊपर जाएंगे तो आपको खारापन दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर में अंतस में घुसेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक से एक खजाने, हीरे जवाहरात, नग मोती, एक से एक प्राकृतिक गैसें आपको जो हमारे और आपके काम की वो सब मिलती जाएंगी। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि सागर जो है वो मेरे लिए मेरी मतलब गाडरवारा अगर मेरी जन्मभूमि है तो सागर मेरी निर्माण भूमि है। सागर ने मेरा निर्माण किया है, और वही कारण है कि गाडरवारा और सागर का जो योग संयोग बना, इसीलिए ठंड, गर्मी, बरसात में अगर जिंदगी अच्छी चल रही है मुंबई में तब भी हम आनंद में होते हैं, और अगर नहीं चल रही तब भी हम आनंद में होते हैं। कैसे हमारे आनंद को संबंध बिल्कुल भी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा, जे आपको सागर ने और गाडरवारा ने मिल बांट के सिखा दी है। एक में शक्कर नदी को पानी है तो दूसरे में आप देख लो तो लाखा तालाब, लाखा बंजारा का तालाब है। तो ऐसा हमारा मानना है मेरे भाई। अगला जो प्रश्न है, इसके पहले हम चाहेंगे कि सब लोग अपनी आप सांसें बांध के बैठिए, क्योंकि अगला जो प्रश्न है रामाधारी सिंह दिनकर जी की जो कविता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की नौजवानों को जो चेतावनी है, उसके लिए मैं आग्रह करूंगा आदरणीय आशुतोष राणा जी से। देखिए, ये आप जब यही होता है, जब आपको कोई प्यार करते हैं ना लोग, बैठिए 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 बैठिए, तो फिर वो आपसे उन्हीं चीज़ों का आग्रह करते हैं जो आपके भी आनंद का विषय हो। तो पूज्य रामधारी सिंह जी दिनकर ने तो ऐसे बहुत सा साहित्य लिखा है, लेकिन रश्मि रथी नाम का जो एक उनका खंड काव्य है वो मुझे बहुत प्रिय है, और वो इतना प्रिय है क्यों? क्योंकि उसमें हमारे जो लीला पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण, मतलब ऐसे ऐसे कर्मों को लोग कहते जरूर हैं कि महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ, लेकिन जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो भीम ने कहा कि मेरी भुजा पूजो, भुजा पूजो, क्योंकि मैंने सबसे अधिक योद्धाओं को, दुर्घर्ष योद्धाओं का वध किया है। वासुदेव सुन रहे थे। अर्जुन ने कहा कि मेरी भुजा पूजो, मैं श्रेष्ठतम वीर हूं, क्योंकि अगर मैं ना होता तो शायद ये जितने भी राजपाट हैं, तो तमाम योद्धाओं को अपने ऊपर गर्व हो गया। तो वासुदेव कृष्ण बोले कि यार तुम सब विकट एक से एक बड़े योद्धा हो, लेकिन हम सब युद्ध कर रहे थे, हम सब लड़ रहे थे, तो हमें पता नहीं है कि किसने अधिक पराक्रम किया है। तो किसी ऐसे व्यक्ति से हम लोग पूछ लेते हैं जो इस युद्ध में लड़ा ना हो और एक एम्पायर की दृष्टि से तटस्थ भाव से उसको वो देख रहा हो। तो बोले कौन है? तो बोले युद्ध की पहली शुरुआत में बर्बरीक को उन्होंने, जो घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक, उनका शिरोच्छेद करके उनको कह दिया था कि तुम्हारी बराबरी का कोई योद्धा द्वापर युग में तो नहीं है, तो इस युग में तुम सिर्फ एक प्रेक्षक की, एक एम्पायर की दृष्टि से, निर्णायक की दृष्टि से इस पूरे युद्ध को तुम सिर्फ देखो। तो ये सब बर्बरीक के पास गए और बर्बरीक से कहा कि भाई हमें भुजा पूजनी है, वीर शिरोमणि का हमको अभिषेक करना है, तो आप बताओ कि किसने सबसे ज्यादा युद्ध लड़ा? तो बर्बरीक बोले कि कोई युद्ध लड़ा ही नहीं है इनमें से। बोले कैसे? बोले कि सिर्फ एक व्यक्ति ही लड़ा है युद्ध, और वो है वासुदेव कृष्ण, वही मार रहे थे और वही मर रहे थे।
तो ऐसे इतनी विलक्षण चेतना वाले जब वासुदेव कृष्ण, अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर? प्रणाम प्रणाम प्रणाम, बैठिए, विराजिए। सबसे सही विराजिए। रश्मि रति के समय पे आए। नहीं, क्या होता है कि वासुदेव कृष्ण को तो जिसको बुलाना होता है वो हम और आप उनके समय में नहीं पहुंचते हैं। वो तो जब उनका स्मरण चल रहा होता है, उनका चिंतन चल रहा होता है, तो उनकी जिस पे इच्छा होती है, तो इसका मतलब है कि आपका समय अच्छा चल रहा है कलेक्टर साहब। और इसका समय है कि आपका समय भी एसपी साहब अच्छा चल रहा है। हो सकता है यहाँ से जाने के बाद आप प्रमोट करके और किसी उच्च पद पर बैठ जाएं। अगर बैठे तो मुझे याद रखिएगा। आपका हो गया? हाँ, देखिए, बात प्रमाण तुरंत मिल जाता है आपको, प्रमाण तुरंत मिल जाता है ईश्वर की कृपा का। और हम जैसे जो मतलब मन कर्म वचन से जो उनके प्रति समर्पित हैं, उनको वो तुरंत प्रमाण देते हैं कि बेटा, या तो तुम्हारे मुंह से निकली बात हम सत्य करवा देंगे, या तुम्हारे मुंह से हम वही बात निकलवाएंगे जो सत्य होने वाली है। तो ये ऐसी वाली कृपा उनकी है। तो ऐसे लीला पुरुषोत्तम पांडवों के दूत बन के, दूत कर्म करने के लिए हम और आप अगर थोड़ी सी 2-4 डिग्री प्राप्त कर लें, तो अपने से छोटे व्यक्ति के हित साधने के लिए किसी बड़े व्यक्ति के पास अपने अहंकार को गिरवी रखने के लिए नहीं जाते। हमको लगता है कि ये काम हम करेंगे, हैं? हम उसको डांट देते हैं। लेकिन लीला पुरुषोत्तम वासुदेव कृष्ण अपने उस तमाम देवत्व को, अपने तमाम उस ईश्वरत्व को एक तरफ रखते हुए बोले कि अगर युद्ध टालने के लिए मुझे अपना ईश्वरत्व और देवत्व को भी उस मनुष्यत्व के सामने अगर झुकाना पड़े, तो मैं दूत बनकर वहां पर जाऊंगा और एक अंतिम प्रयास करूंगा। तो ये रामधारी सिंह जी दिनकर ने इस तृतीय सर्ग में उसका वर्णन किया है। हालांकि कविता लंबी है, तृतीय सर्ग भी बहुत लंबा है, लेकिन हम आपको सिर्फ मुख्य पात्र उसका वो सुनाए देते हैं, क्योंकि हम वहां से नहीं सुना रहे हैं कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। हम ये एक लाइन इसलिए बोलती कि जाने मानियों का हमें याद नहीं है ना, हमें सब याद है, मगर समय की बाध्यता है। तो वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को झूम झूम सहधूप हम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश आए। क्या दो न्याय अगर तो आधा तो। हमारे दो सबसे प्रिय इस बुंदेलखंड के दो, जिनको मैं बहुत प्रेम करता हूं और वो मुझे चाचा कहते हैं, वो भतीजे सद, एक चाचा कहता है और एक बड़ा भाई मानता है, प्रिय गौरव सिरोठिया और प्रिय अभिषेक भार्गव यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मैं ये एक नीति और ये आपके लिए काम आएगी। तो क्या कह रहे हैं कि दो न्याय अगर तो आधा धो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी दबाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हसीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान को बधो कर बोले, जंजीर बड़ा कर बांध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दैत्यभाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल,
भुज परधि बंद को घेरे हैं, मैनाक में पग मेरे हैं, और दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर। दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर। दृढ़ तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरस्वती सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर पाकर बांधने हा दुर्योधन बांध। अपन एक रुद्र की बात कर रहे हैं, एक उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि की बात कर रहे हैं, 100 करोड़, कि तुम सिर्फ एक को जानते हो, मेरे स्वरूप में शतकोटि है। अगली लाइन का है नहीं है, देखो याद नहीं, कोई बात नहीं, याद करना कि अंबर में कुंतल ताल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सदन, सांसों से पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, बांधने मुझे तू आया है, बांधने मुझे तू आया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। मैत्री का मूल्य न पहचाना, हित वचन नहीं तूने माना। मैत्री का मूल्य न पहचाना, कल है मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बहनी प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, वृषबाण बूंद से छूटेंगे। सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, और दिल हमारे टूटेंगे नहीं, वृषबाण बूंद से छूटेंगे। सौभाग्य मनुष्य के छूटेंगे, वायश्रगाल सुख लूटेंगे। और आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दा ही होगा।